अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, रोज़े ठीक चल रहे होंगे, रोज़े चल रहे होंगे, ऐसा ही है ना? थोड़ा सा पानी, लेकिन वो इफ्तार के बाद ही पीना भाई, इससे पहले नहीं पीना। अच्छा भाई, तो बेटा हमारा डिस्कशन जिन जिन चीज़ों का हुआ था ज़रा मैं उसको क्विकली रिकैप कर दूं ताकि हम आगे के सफ़र पर रवाना हो, मतलब टैक्स की दुनिया में ही आगे के सफ़र पर रवाना हो। अच्छा, शुरू के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर तो आप सबने ले ही लिए होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जिसने नहीं लिए हैं और बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद भी उसको देखने की तौफीक नहीं हो रही है तो फिर उसको तो अल्लाह ही समझा सकता है, मैं तो नहीं समझा सकता। और हर बंदे के अमाल उसके साथ हैं, तो अच्छा है कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ज़रा देख लो। उसके बाद हमने अपना इसका डिस्कशन स्टार्ट किया स्कोप ऑफ इनकम टैक्स से, सेक्शन नंबर 4 से, जिसमें हमने ये देखा कि इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन एवरी पर्सन, ठीक है, फॉर ईच टैक्स ईयर हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एट द एप्लीकेबल प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट्स। जिसमें हमने ये देखा पर्सन 3 तरह के होते हैं, वैसे तो डेफिनेशन में 7 तरह के हैं लेकिन हमारे काम के 3 ही पर्सन हैं। इंडिविजुअल, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि पार्टनरशिप और कंपनी। अच्छा, फिर हमने ये देखा टैक्स ईयर, कितनी तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं? 3 तरह के टैक्स ईयर्स होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 महीनों का साल है, 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर ख़त्म हो रहा है। नाम क्या दिया जाएगा? जिस कैलेंडर ईयर में ख़त्म हो रहा है वही नाम दे दिया जाएगा। स्पेशल टैक्स ईयर ये भी 12 महीनों का इनकम ईयर है, इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30 जून, जो 30 जून के अलावा ख़त्म हो रहा है। नाम क्या दिया जाएगा? हमने कहा ये देखना पड़ेगा सर स्पेशल टैक्स ईयर ख़त्म कब हो रहा है और जब ख़त्म हो रहा है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, उसी मुनासिबत से उसको नाम दे दिया जाएगा। शॉर्टकट मैंने ये भी बताया कि अगर तो स्पेशल टैक्स ईयर जैन से जून में एंड हो रहा है तो जो कैलेंडर ईयर वही टैक्स ईयर, और अगर स्पेशल टैक्स ईयर जुलाई से दिसंबर में एंड हो रहा है तो जो कैलेंडर ईयर उसमें 1 ऐड कर दो वो टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का नाम डिटरमिन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इसलिए ताकि हम फाइनेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकें कि उस टैक्स ईयर में कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वही बात, इस पर डिटेल बात हमने कर ली है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जब नॉर्मल टैक्स ईयर से हम स्पेशल टैक्स ईयर में मूव करते हैं तो एक ऐसा पीरियड रह जाता है जो यतीम रह जाता है बेचारा, जो ना पुराने नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल किया है, जो ना नए स्पेशल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। तो सर वो कहाँ फॉल कर रहा है? हमने कहा वो कहीं फॉल नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स पीरियड। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नाम देने का तरीका बिल्कुल वही जो स्पेशल टैक्स ईयर का था। सर क्या नॉर्मल से स्पेशल में, स्पेशल से नॉर्मल में या स्पेशल से स्पेशल में टैक्स ईयर चेंज किया जा सकता है? हमने कहा जी बिल्कुल किया जा सकता है। कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी। कमिश्नर चाहे तो अप्रूव कर दे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो पहले से दी हुई परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ठीक है, नया टैक्स ईयर किस डेट से इफेक्टिव होगा? उस डेट से जो ऑर्डर के अंदर डेट कमिश्नर लिख के देगा उस डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन अगर टैक्स पेयर अग्रीव्ड है और वो ये समझता है उसके साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया गया, तो हमने कहा फिर वो रिव्यू एप्लीकेशन दे सकता है। किसको? बोर्ड को, मतलब चेयरमैन एफबीआर को, जिनका डिसीजन फाइनल होगा। यही बातें पढ़ी थी हमने। और फिर मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपके सामने लिखे हुए भी हैं। एक सवाल को हम ज़रा देख भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2007, आई कैप वन ऑफ योर क्लाइंट्स इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी
और ये मैंने आपको रीज़न बताया, कॉमन रीज़न टैक्स ईयर चेंज करने का यही होता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अब्बू कंपनी, बेटा कंपनी, अब दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, तो दोनों का टैक्स ईयर सेम होना चाहिए ना, तभी तो कंबाइन होगी ना, वरना मसला हो जाएगा ना भाई। तो हमने कहा इसीलिए, इसी रीज़न के लिए या सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी अपना टैक्स ईयर क्या करवाती है, चेंज करवाती है। वही बात लिखी हुई है, वन ऑफ योर क्लाइंट्स इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी wants to change its accounting year from June 30 to December 31 as the income year of its parent company ends on December 31। उसकी पेरेंट कंपनी का जो टैक्स ईयर है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। तो क्या ये मुश्किल है सवाल? नहीं। अगला सवाल देखो, Inspired Pakistan Limited. Inspired Pakistan Limited wants to change its accounting year from 30 June to 31 December as the income year of its parent company in USA ends on 31 December। अब कोई कह सकते हैं सर ये तो अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, टैक्स ईयर की बात नहीं हो रही। तो बेसिकली आप टैक्स में ये सवाल आ रहा है तो टैक्स ईयर की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग ईयर भी टैक्स ईयर की मुनासिबत से ही रखा जाता है ताकि दो दफा क्लोजिंग ना करनी पड़े। Required advise IPL about the requirements of income tax ordinance 2001 regarding the change of tax year from normal to special। तो क्या ये मुश्किल है सवाल? लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल आए, अब ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को रिप्रोड्यूस करना है। फिर भी इस सवाल को स्टार्ट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप सवाल से लिंक इस्टेब्लिश करो। ऐसा ना करो कि आपने सवाल को स्टार्ट किया, हेडिंग डाली चेंज इन टैक्स ईयर, और आपने शुरू कर दिया अ पर्सन में अप्लाई टू द कमिश्नर। नहीं, सवाल क्या है? रिक्वायरमेंट एडवाइज आईपीएल। हमें किसको एडवाइज करना है? आईपीएल को एडवाइज करना है। आंसर का कनेक्शन क्वेश्चन से इस्टेब्लिश किया करो ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने याद करके पेपर पे वॉमिट नहीं कर दिया, आपने सवाल को देखा है, आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ा है और अपने क्वेश्चन आंसर को उससे कनेक्ट किया। तो अगर मैं होता तो मैं इसको इस तरह से करता, एडवाइज आईपीएल। आईपीएल इज एडवाइज्ड टू फॉलो द बिलो मेंशन्ड प्रोसीजर इन ऑर्डर टू चेंज इट्स टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। मैं ये लाइन लिखता और उसके बाद ये सारी रिक्वायरमेंट लिख देता। क्या ये बात समझ आ रही है? मैंने कम से कम अपने आंसर का लिंक क्वेश्चन से एस्टैब्लिश कर दिया। क्लियर है सबको? चलूं आगे, कल इसके बाद लिख लोगे फिर। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया ना कि हर 2-3 अटेम्प्ट बाद ये सवाल आता है, हर 2 अटेम्प्ट बाद ये सवाल आता है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो मैं ऐसी तफरी कर रहा हूँ, तो आप अभी आप लोगों की अटेम्प्ट कौन सी होगी? ऑटम ना, ऑटम 23 होगी ना, स्प्रिंग 23 छोड़ो, ऑटम 22 का पेपर खोल लो। ऑटम 22 में आया हुआ था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ऑटम 22 का पेपर खोलो, ऑटम 22 पेज नंबर 4। ऑटम 22 में आया है या स्प्रिंग 22 में आया है? अच्छा ये आया है। अच्छा, एक तो इसका पार्ट पेज नंबर 443 पे आपको मिलेगा। Assume that RL has changed its tax year from normal to special and file its tax returns for relevant tax year. Identify the due date of amendment of assessment। तो ये तो ड्यू डेट पूछी है, इसमें भी इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, और इसके अलावा चलो मैं ढूंढ के बताऊंगा, भाई मुझे मिल नहीं रहा है। ऑटम 21 में तो आया है 2 मार्क्स का, देखो पेज 7 पे ऑटम 21 में आया है।
हाँ, तो स्प्रिंग 23 नहीं होगा वो सॉरी स्प्रिंग 22 नहीं होगा, ऑटम 21 होगा। 2 मार्क्स का है, कभी 2 मार्क्स का आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है, आता रहता है। सही है, खैर कुछ भी देखो, एग्जामिनर रेंट की डेफिनेशन भी दे देता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन भी दे देता है, कुछ भी दे सकता है। जो आपके कोर्स का स्कोप है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सर इंपॉर्टेंट बता दें, क्या याद करें क्या याद ना करें, ये एंड में नाकारा बच्चों के सवालात होते हैं। ज़रूरी नहीं नकारा बच्चे हों, वो बच्चे इसलिए भी पूछते हैं कि वो प्रायोरिटी के साथ उसको रिवाइज कर सकें, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसलिए पूछते हैं ताकि वो सिर्फ वही याद कर सकें जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं। ऐसी कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बेटा। टैक्स का पासिंग रेशो 40% तो रहता है, 35 से 40% तो रहता है, लेकिन बहुत कम है। लेकिन इस कम की वजह बिल्कुल एविडेंट आपके सामने आपको नज़र आ जाएगी, इसमें मुझे बताने की कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप लोग खुद देख लेंगे। 3 पेपर, अब बच्चे क्या करते हैं, 3 उठा लिए पेपर। अच्छा भाई 3 तो उठा लिए पेपर, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है 3 को मैनेज करने की, तो भाई फिर 2 उठाओ। वैसे तो 3 उठाने चाहिए और 3 उठाए जाने चाहिए, 3 देने चाहिए, 3 कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि अगर तो 3 नहीं हो रहे मैनेज तो फिर उसको 2 कर दो। बच्चे क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देंगे और वो फिर 3 के 3 में फ्लंक हो जाते हैं, टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेज ना करने की ये भी वजह है कि आप लोगों का बहुत सारा टाइम आप लोग यूजलेस चीज़ों में वेस्ट कर देते हो। अगर वो वेस्ट ना करो तो 3 पेपर आराम से मैनेज हो सकते हैं। जब मैं सीए के पेपर्स देता था उस वक्त स्कीम थी मॉड्यूलर स्कीम। मॉड्यूल ए में 2 पेपर होते थे, उस वक्त ये पीआरसी और एएफसी नहीं होता था। स्टार्ट होता था मॉड्यूल ए से, ABCD मॉड्यूलर स्कीम थी आपकी स्कीम से पहले। तो मॉड्यूल ए में होते थे सिर्फ 2 पेपर, एक होता था इंग्लिश का पेपर और एक होता था QT का पेपर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अच्छा वो 2 पेपर इतने आसान थे कि सोच है आपकी। इंग्लिश का पेपर में बच्चे रुकते थे अंग्रेज़ी की वजह से, और QT मैथ्स तो था ही हमारा फेवरेट, तो इंग्लिश निकाल लेते थे बच्चे, और QT मतलब मॉड्यूल ए पास करके तो बच्चा हवाओं में उड़ने लगता था। ओ हो भाई मैंने तो 1 पड़ाव पार कर लिया, अब बाकी बचे 3 पड़ाव, वो भी ऐसे ही पार हो जाएंगे। बोला आई कैप ने ये लॉलीपॉप रखा इसलिए था कि तुम आओ तो सही मॉड्यूल ए के अंदर। तो मॉड्यूल ए पास करके बच्चा उड़ता है हवाओं में, तो जैसे ही बच्चा हवाओं में उड़ना शुरू करता था मॉड्यूल बी के अंदर उसके पर काट दिए जाते थे। मॉड्यूल बी में 3 पेपर होते थे, कौन कौन से, इकोनॉमिक्स, मर्केंटाइल लॉ, अकाउंटिंग। और इन तीनों में जो ये 2 थे इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ, ये आधे से ज़्यादा बच्चों का सफाया कर देते थे, पास ही नहीं होते थे। इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ इतने ख़तरनाक पेपर थे, पास ही नहीं होते थे। और उस वक्त लैब सिस्टम था, 3 में से 2 पास किए, 1 में फेलियर आ गया, तीनों फेल, वापस 2। कितना ज़्यादा गुस्सा आता होगा। और मेरे सामने मेरे दोस्त 3 दिए, 2 पास हो गए, 1 में बैड फेलियर आ गया, तीनों दोबारा देना पड़ा। तो ज़्यादा तो उस वक्त हालत इस चक्कर में ख़राब हो रही होती थी कि यार अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि ऐसा एक रुक जाए कि बाकी पे भी पानी फेर दे। बैड फेलियर उस वक्त मार्क्स नहीं देते थे आई कैप वाले, लेकिन टीचर्स ये बताते थे कि बैड फेलियर 40 से कम पे बैड फेलियर होता है। तो लैब्स का सिस्टम था, लैब्स आता था। फिर बी में 3 होते थे, सी में 3 होते थे, तो ए में 2 दिए, 2 थे, 2 दिए, बी में 3 थे, 3 थे, 3 दिए, सी में 3 थे, 3 दिए, डी में होते थे 4, और चारों ही खड़ूस किस्म के पेपर होते थे। एक होता था कॉस्ट अकाउंटिंग, वो डी में होता था। एक होता था कंपनी लॉ, IT, और एक और था भूल गया मैं, ऑडिट। 4 पेपर थे, और ये सारे के सारे पेपर ऐसे थे कि इसके अंदर लैब्स की लाइन लगी हुई होती। 3 तो थ्योरी थे, खुश्क थ्योरी के पेपर थे, और एक कॉस्टिंग था, वो भी इतना टेक्निकल आता था कि बस।
तो जब 4 थे अल्लाह के फजल से 4 दिए और अल्लाह ने निकलवाए, 3 थे 3 दिए अल्लाह ने निकलवाए, 2 थे 2 दिए अल्लाह ने। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ फिर आप लोगों का मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे, जैसे जैसे आप ICAP के पेपर की स्कीम समझोगे, समझ रहे हो। खैर, इसके ऊपर बाकी बातें आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब बड़ी बड़ी क्लासें होंगी हमारी 2-2 3-3 घंटे की, उसमें इस पर बातें करेंगे हम। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। अच्छा, तो टैक्स ईयर की बातें आपको समझ आ गई हैं और अब हम बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। अच्छा, ये रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे हैं, हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह थोड़ी देर बाद पता लगेगी, अभी नहीं पता लगेगी, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं तो पता कैसे लगेगी। अभी हम पढ़ेंगे कि ये स्टेटस इस्टेब्लिश कैसे होगा। क्या मतलब स्टेटस इस्टेब्लिश कैसे होगा? सर, ये स्टेटस हमें किसके लिए इस्टेब्लिश करना है? ये स्टेटस हमें पर्सन के लिए इस्टेब्लिश करना है। और पर्सन में कौन कौन है? इंडिविजुअल भी है, AOP भी है और कंपनी भी। तो सर, ये स्टेटस हमें पर्सन के लिए इस्टेब्लिश करना है कि क्या ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, AOP रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, कंपनी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। ये स्टेटस हमें हर पर्सन के लिए इस्टेब्लिश करना है। बेटा प्लीज बात नहीं। अच्छा सर, इस स्टेटस को इस्टेब्लिश करने के बाद होगा क्या, हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं? हमने कहा उसके लिए थोड़ा सब्र करो, पहले स्टेटस इस्टेब्लिश कर लो, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक दफा तुम स्टेटस इस्टेब्लिश कर लोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस स्टेटस को इस्टेब्लिश करने से हुआ क्या, हमें क्या हेल्प मिली और हम इससे करने क्या वाले हैं। अभी के लिए, आसानी के लिए, इनिशियल स्टेप के लिए इसको बिल्कुल आसान रखो, बिल्कुल दिमाग पे बोझ नहीं है। वो इंशाल्लाह पूरे टैक्स के पेपर में नहीं आएगा बोझ आपके दिमाग पे। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर मैं आम अंग्रेजी जुबान में आपसे पूछूं भाई आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, कोई मुझे क्या जवाब देगा? रेजिडेंशियल स्टेटस। सर, इससे क्या चीज, इससे आपकी क्या चीज डिपेक्ट होती है? रेजिडेंशियल स्टेटस। किसी से पूछो भाई आप कहाँ के रेजिडेंट हो, आप कहाँ के रेजिडेंट हो, तो कोई कह सकता है कि सर मैं पाकिस्तान का रेजिडेंट हूँ, कोई कह सकता है कि सर मैं पाकिस्तान में कहाँ का रेजिडेंट हूँ, कराची का रेजिडेंट हूँ, कोई कह सकता है कि सर मैं PCHS ब्लॉक 2 का रेजिडेंट हूँ, कह सकता है ना, PCHS ब्लॉक 2 का रेजिडेंट हूँ। इसका मतलब कि सर जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है मैं कहाँ का रेजिडेंट हूँ, मैं किसी ऐसे एरिया से, कंट्री से, सिटी से, लोकेलिटी से अपनी बिलोंगिंग शो करता हूँ, अपना कनेक्शन शो करता हूँ, अपना ताल्लुक शो करता हूँ। तो यहां भी आपका ताल्लुक ही शो हो रहा होगा, यहां भी आपका क्या शो हो रहा होगा, कनेक्शन और ताल्लुक ही शो हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम सबसे पहले अभी पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो हम क्या देख रहे होंगे, हम रेजिडेंट, हम इंडिविजुअल को या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्लासिफाई कर रहे होंगे। अभी क्राइटेरिया भी देखेंगे, लेकिन सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि अगर इस इंडिविजुअल के 183 और मोर डेज फिजिकली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये रेजिडेंट बन जाएगा। साल में होते कितने दिन है? 365। अगर 365 में से 183 दिन इसने कहाँ गुजार लिए फिजिकली, पाकिस्तान में, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। कहाँ का? पाकिस्तान का। फॉर टैक्स पर्पसेस, चूंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं
तो अब ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं? टैक्स पर्पस के लिए। ये कोई नौकरी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाते हैं ना, डोमिसाइल बनाते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए मांगते हैं आपसे डोमिसाइल, भाई कहाँ का हो, कहाँ के हो भाई, सिंध के हो, हैदराबाद के हो, हाँ। तो हमने कहा सर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ी, हम तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए पता लगा रहे हैं? टैक्स के लिए। ठीक होगी बात? तो हमने कहा सर देखें यहां पर भी तो ये अटैचमेंट को ही जाहिर कर रहा है कि साल के 365 दिन में से अगर किसी इंडिविजुअल ने, साल के 365 दिन में से अगर किसी इंडिविजुअल ने 183 या उससे ज्यादा दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे गुजार दिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं? रेजिडेंट। इसका मतलब कि सर ये भी तो कनेक्शन और लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है। ज्यादातर, साल के ज्यादातर हिस्से में जिसने पाकिस्तान का नमक खाया, हम उसको क्या कह रहे हैं? आओ पढ़ते हैं इसको। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पसेस हैज नथिंग टू डू विद द nationality or domicile for an individual, because the residential status is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year। तो हमने कहा ये जो टैक्स पर्पसेस के लिए हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका ताल्लुक नेशनैलिटी से नहीं है, डोमिसाइल से नहीं है, इसका ताल्लुक तो है नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल वजूद अगर आपका पाकिस्तान में है, नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर, इन अ। तो हम एक स्पेसिफिक टैक्स ईयर के हिसाब से बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि ये टैक्स ईयर 2022 में रेजिडेंट है या नहीं है, टैक्स ईयर 23 में रेजिडेंट है या नहीं है, टैक्स ईयर 24 में रेजिडेंट है या नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मिस्टर महमूद रेजिडेंट है या नहीं है, नहीं, ये अधूरी बात हो गई। हमने कहा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किसी टैक्स ईयर के हिसाब से एस्टेब्लिश करना है। आपको ये बताना है कि 23 में, टैक्स ईयर 2023 में रेजिडेंट है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये बात लिखी हुई है कि द रेजिडेंशियल स्टेटस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज और फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अच्छा, therefore a foreigner may be a resident person and Pakistani national may be a non-resident person for tax purposes। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, ग्रीन पासपोर्ट है, और कोई टैक्स ईयर ऐसा गुजरा, कोई टैक्स ईयर से मुराद मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि शुरू हुआ 1 जुलाई से और ख़त्म कब हो रहा है? 30 जून 23 को। इस टैक्स ईयर में, जिसको मैंने कहा टैक्स ईयर 2023, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस टैक्स ईयर के अंदर 200 दिन बाहर रहा, 200 डेज में बाहर रहा? मैंने कहा सर बिल्कुल हो सकता है। 200 डेज आप बाहर रहे और 165 डेज आप कहाँ रहे? पाकिस्तान में रहे। तो क्या मैं रेजिडेंट होऊंगा, नॉन रेजिडेंट होऊंगा? मैं नॉन रेजिडेंट होऊंगा, लेकिन मैं हूं तो पाकिस्तानी नेशनल। आपने कहा सर आप भले पाकिस्तानी नेशनल हो, लेकिन अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस किस पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं? टैक्स पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं। तो टैक्स की दुनिया में आप क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, वो हम नहीं मना कर रहे, लेकिन आप टैक्स की दुनिया में क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे नॉन रेजिडेंट। और अगर एक कोई चाइनीज आया हुआ है यहाँ पे और उसके पाकिस्तान में 200 दिन हो गए हैं फिजिकल, उसकी फिजिकल प्रेजेंस 200 दिन की हो गई है वो चाइनीज नेशनल, चाइना का पासपोर्ट है उसका, तो क्या मैं टैक्स पर्पसेस के लिए उसे रेजिडेंट डिक्लेयर कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। इसका मतलब कि जो टैक्स पर्पसेस के लिए रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंट का स्टेटस है वो नेशनैलिटी, पासपोर्ट, डोमिसाइल का मोहताज नहीं है, उसके लिए हमें फिजिकल प्रेजेंस के डेज देखना पड़ेंगे। अब इस पूरे पैराग्राफ को मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, जरा देखना। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस हैज नथिंग टू डू विद द नेशनैलिटी और domicile for an individual
because the residential status is based on number of days of physical presence in Pakistan during a tax year. During a tax year, ये बड़ी important बात है. Therefore, a foreigner may be a resident person and a Pakistani national may be a non-resident person for tax purposes. For tax purposes, ये important बात है. A person may be a resident in a tax year and non-resident in a next tax year and vice versa. ऐसा हो सकता है कि मैं 200 दिन टैक्स ईयर 23 में बाहर रहा तो इस साल मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, लेकिन 2024 के अंदर मेरे 200 दिन कहाँ गुजर गए? पाकिस्तान में, तो मैं टैक्स ईयर 2024 के लिए क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया. अच्छा, दूसरा सवाल, सर क्या ये स्टे कंटिन्यूस होना ज़रूरी है? नो, ये स्टे कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं. ऐसा हो सकता है कि मैं 25 दिन रहा फिर चला गया, फिर आया, फिर 30 दिन रहा फिर चला गया, फिर 40 दिन के लिए आ गया फिर चला गया. ये कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं. अच्छा भाई, आ जाओ अब देखते हैं डेज का क्राइटेरिया है क्या. पहले ही बता दिया था मैंने आपको. फिजिकल स्टे कब एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो जाएगा, कब एक इंडिविजुअल रेजिडेंट डिक्लेयर होगा और कब वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर होगा. 0 से 182 डेज तक अगर किसी की फिजिकल प्रेजेंस है, कितनी? 0 से 182 डेज, तो क्या वो रेजिडेंट होगा? आने का नहीं सर, वो रेजिडेंट नहीं होगा. लेकिन जैसे ही 183 डेज हो जाएंगे, क्या वो रेजिडेंट बन जाएगा? बन जाएगा. तो अगर मैं कहूं कि मोर देन 182 डेज जो पाकिस्तान में गुजारेगा वो रेजिडेंट बन जाएगा, तो क्या ये बात ठीक है? या मैं कह दूं 183 और मोर डेज गुजारेगा वो रेजिडेंट बन जाएगा, क्या ये बात ठीक है? दोनों में से कुछ भी कह सकता हूं. या मैं कहूंगा मोर देन 182 डेज, 182 से ज्यादा दिन गुजारेगा, इसका मतलब 183 हो गए या उससे ज्यादा. या मैं कहूं 183 और मोर डेज, एक ही बात है. अंग्रेजी जुबान का उतार चढ़ाव है लेकिन बात एक ही है. इसका मतलब इन शॉर्ट क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर साल के अगर 365 दिन हैं और अगर किसी ने 183 डेज पाकिस्तान में गुजार दिए हैं तो इसका मतलब साल के 50% से ज्यादा हिस्से में उसने पाकिस्तान का नमक खाया है. उसने पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज़ को अंडरटेक किया है, उसने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, पाकिस्तान में रोज़ी रोटी कमाई है और साल के 50% से ज़्यादा हिस्से में उसने मुल्क पाकिस्तान का नमक खाया है. तो हमने उसको फिर क्या डिक्लेयर कर दिया? रेजिडेंट डिक्लेयर. सिंपल है, याद रहेगा जी. अभी तो मैंने बिजनेस की कोई बातें ही नहीं करी है. अभी तो हमने ये देखा ही नहीं है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होने से होगा क्या. अगर बाहर से ऑपरेट कर रहा मतलब फिजिकली पाकिस्तान में प्रेजेंट, तो क्या वो रेजिडेंट होगा? कीप थिंग्स सिंपल, क्योंकि अभी अगर मैं इस स्टेप पे बहुत सारी चीज़ों को मर्ज करूंगा ना तो जो समझ आता होगा ना वो भी नहीं आएगा. स्टेप बाय स्टेप, पीस मील, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे. 183 or more days equal or more than 50% of the days in a tax year. अगर ऐसा है तो वो क्या बन जाएगा? फिर रेजिडेंट बन जाएगा. फिर ये एक नया क्राइटेरिया टैक्स ईयर 2023 के लिए आया. इसका मतलब पिछली अटेम्प्ट वालों के लिए भी था लेकिन उससे पिछली अटेम्प्ट वालों के लिए ये क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि ये आया है फाइनेंस एक्ट 2022 में जो कि एप्लीकेबल होता है 2023 के लिए. इसका मतलब जिसका भी टैक्स ईयर 2023 होगा ये क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा. क्या बात समझ आ रही है? फाइनेंस एक्ट 2022 किस साल के लिए एप्लीकेबल होता है? 2023. इसका मतलब जिस किसी का भी टैक्स ईयर 2023 होगा तो ये क्राइटेरिया भी चेक 2023 के लिए किया जाएगा. और अगर मैं किसी का टैक्स ईयर 2022 किसी का मैं रेजिडेंशियल स्टेटस एस्टेब्लिश कर रहा हूं टैक्स ईयर 2022 के लिए, तो क्या ये क्राइटेरिया चेक करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो आया ही बाद में लॉ में है. फाइनेंस एक्ट 2022 में आया है तो किस साल के लिए एप्लीकेबल है? 23 के लिए एप्लीकेबल. ठीक होगी बात. अब जरा इसको भी देख लेते हैं. बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो ये वाला क्राइटेरिया सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है मेरे बच्चों? ये रब कर दूं?
ये वाला क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पर, ये बात याद रखना। इसका मतलब अगर कोई चाइनीज नेशनल है तो क्या उस पर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से मुराद ये कि जो पाकिस्तानी नेशनल है। रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने कहा फिजिकल स्टे चेक करो, फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर, ये चेक करो। मैं क्या सर 183 और मोर डेज हैं, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। लेस देन 183 डेज, क्या बन जाएगा? अगर लेस देन 183 डेज है, अब हम मजीद दो शाखें निकालेंगे इसकी। अगर तो नॉन सिटीजन है, अगर तो नॉन सिटीजन है तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर सिटीजन है, अगर सिटीजन है तो हमने कहा फिर सर थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा, और पढ़ते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, or who is not a resident taxpayer of any other country। अगर सर सिटीजन है और किसी और कंट्री का रेजिडेंट टैक्स पेयर है तो हमने कहा ये हो जाएगा नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर टैक्स पर्पसेस। Not a resident taxpayer of any other country। आपने कहा सर रेजिडेंट किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा फिर अगर किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं है physically present for 183 or more days मैंने कहा यस, अगर किसी और
एक कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में 183 डेज या उससे ज़्यादा रहा तो हमने क्या बेटा, हाँ जी बेटा, इंडिविजुअल की बात हो रही है, बिल्कुल इंडिविजुअल की बात हो रही है। अगर किसी और कंट्री में 183 या उससे ज़्यादा डेज गुजारे तो अब वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? और अगर ना गुजारे तो अब वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? ये ज़रा देखो, गौर से समझ आता नहीं आता, पहले इसको लिख लो, कॉपी कर लो, फिर मैं बात करता हूँ इस पर। इन एनी अदर कंट्री, पूरा लिख दो इसको, इन एनी अदर कंट्री। तो ये जो छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ये उसकी पूरी के पूरा ट्री शेप के अंदर एक डिसीजन मेकिंग ट्री है, सॉरी चार्ट है। ये चार्ट आप ज़रूर अपने पास कॉपी कर लें और ऐसी चीज़ों को ज़रूर रजिस्टर में कॉपी किया करो, तस्वीर खींचने से एतराज़ किया करो, क्योंकि वो तस्वीर फिर आर्काइवल में चली जाती है, वो कभी नहीं मिलती। ये क्राइटेरिया एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है आपकी अटेम्प्ट में। मुझे याद नहीं पड़ता इस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ, ये शायद नहीं हुआ ये टेस्ट, लेकिन चूंकि ये क्राइटेरिया नया क्राइटेरिया है, देखो जब भी फाइनेंस एक्ट चेंज होता है ना, सुनना मेरी बात गौर से, जब भी फाइनेंस एक्ट चेंज होता है ना, उसकी जो चेंजेस होती हैं, नज़र आ रहा है मेरे बैठने से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा व्यू? जब भी नया फाइनेंस एक्ट आता है और नए फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आती हैं तो एग्जामिनर उनको टेस्ट किया करता है। अगर वो चेंजेस पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुई हैं, सो देयर इज़ हाईली लाइकली चांस कि वो आपकी अटेम्प्ट में टेस्ट हो जाए। तो चूंकि ये नया क्राइटेरिया था और ये इस अटेम्प्ट में टेस्ट भी नहीं हुआ है, मुझे याद नहीं पड़ता है, तो ये आपकी अटेम्प्ट में टेस्ट होने के चांसेस हाईली लाइकली हैं। तो मैं ज़रा इसको ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले तो आप ये देख लें, ये जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इंडिविजुअल के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। फिजिकल स्टे तो इंडिविजुअल ही कर सकता है भाई, इंडिविजुअल की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका पाकिस्तान में फिजिकल स्टे कितने दिनों का था। हमने कहा सर अगर तो 183 या उससे ज़्यादा दिनों का है तो चाहे सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न हो, चाहे सिटीज़न हो चाहे नॉन सिटीज़न हो, चाइनीज़ हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, पाकिस्तानी हो, अगर उसके पाकिस्तान में 183 या उससे ज़्यादा दिन फिजिकली प्रेजेंट हो गए तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसमें फिर हमने सिटीजन नॉन सिटीजन नहीं देखना। लेकिन सर अगर 183 डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस नहीं हुए हैं तो क्या रेजिडेंट बन सकता है? हमने कहा चांस है। अच्छा चांस है लेस देन 183 डेज। अगर नॉन सिटीजन है यानी चाइनीज नेशनल है, जर्मन नेशनल है और उसके पाकिस्तान में दिन है 179, तो क्या अब वो रेजिडेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। हमने कहा सर नॉन सिटीजन है, लेस देन 183 डेज हैं, तो क्या बन जाएगा वो?
लेकिन तो सर अगर है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन तो अगर है पाकिस्तान नेशनल, तो फिर हम ये देखेंगे कि क्या वो किसी और कंट्री में, क्या वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर है। रेजिडेंट टीपी मतलब रेजिडेंट टैक्स पेयर। अब किसी और कंट्री में कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है किसी और कंट्री में क्राइटेरिया हो कि 160 दिन पे रेजिडेंट हो जाता है, तो भाई हो सकता है कोई कंट्री कहे कि भाई 90 दिन पे रेजिडेंट हो जाता है। तो अगर वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट है, पाकिस्तान में 183 से कम दिन है और किसी और कंट्री में रेजिडेंट है, तो हमने कहा कि फिर वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अच्छा मेरा सवाल है, अगर पाकिस्तान में उसके हैं 185 डेज और वो यूके में रेजिडेंट है, तो क्या होगा, वेरी गुड, रेजिडेंट होगा। गौर से देखो ना मेरे बच्चों, गौर से देखो ना, हम लोग इस ट्री पर जा रहे हैं जब लेस देन, अगर तो 183 से ज्यादा दिन पाकिस्तान में है तो क्या हम उस ट्री पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब हमारी बला से वो यूके में भी रेजिडेंट हो, हमारे पास भी रेजिडेंट होगा, दो जगह रेजिडेंट होगा सर, इससे क्या होगा सर, तूफान बर्पा हो जाएगा। जो भी होगा बाद में देखेंगे, अभी जो समझ रहे हैं वो तो समझो। वो पाकिस्तान में भी रेजिडेंट होगा, वो यूके में भी रेजिडेंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के 185 डेज पाकिस्तान में हो गए हैं तो अब वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट भले होता फिरे, लेकिन वो पाकिस्तान में क्या रहेगा, हाँ। लेकिन अगर उसके पाकिस्तान में 183 से कम डेज हैं और वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर है, तो अब वो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। अच्छा सर, लेकिन सर वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट टैक्स पेयर भी नहीं है, तो अब ये दूसरा लेग आ जाओ इसका, नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री। अच्छा फिर अगला सवाल, क्या वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी अदर कंट्री के अंदर उसके 183 या उससे ज्यादा डेज बन रहे हैं। हमने कहा सर अगर तो उसके किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी अदर कंट्री में 183 डेज से ज्यादा बन रहे हैं तो वो फिर पाकिस्तान में क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर उसके किसी और कंट्री में 183 या उससे ज्यादा डेज नहीं बन रहे हैं तो वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में 183 डेज ना मौजूद होते हुए भी क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ये आपके अटेम्प्ट में आने के चांसेस हाईली लाइकली हैं। नहीं था, चलें जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। जी बेटा, नहीं बेटा 22 ही एप्लीकेबल होगा आपका। चलें आगे चलें, ABC D पढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई posted abroad in the tax year is resident irrespective of his physical stay. Example, finance minister फाइनेंस मिनिस्टर है। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जा रहा है, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भीख मांगने के लिए, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में, कभी सऊदीया के पास, कभी दुबई के पास, कभी चाइना के पास, कभी USA के पास। तो वो बेचारा पाकिस्तान में, उसको रहने का टाइम नहीं है। और सर उसके पाकिस्तान के अंदर 183 डेज पूरे नहीं हो रहे, क्या वो रेजिडेंट होगा? क्यों होगा? क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, किसी भी काम से बाहर जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई। और काम कौन सा है? घर के काम से नहीं जा रहा, अपने ऑफिशियल ड्यूटी से ही जा रहा है। या फाइनेंस मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, इसके अलावा होते हैं
पाकिस्तान एम्बेसी के एम्प्लॉइज, पोस्टेड इन पाकिस्तान एम्बेसी। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं जो यूएस के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी होगी, पाकिस्तान का सिफारत खाना होगा ना, यूएसए के अंदर होगा, जर्मनी में होगा, पाकिस्तान का सिफारत खाना होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ से अपना बंदा कहाँ भेजा हुआ होगा, यूएसए में भेजा हुआ होगा, जो कि एम्प्लॉय किसका होगा, पाकिस्तान का, लेकिन रह कहाँ रहा होगा, यूएसए में रह रहा होगा, पाकिस्तान के सिफारत खाने के अंदर काम करता होगा वो। ठीक है, तो सर क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? यस। क्या गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल ड्यूटी पे बाहर भेजा हुआ है? यस। रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। हम ये कहेंगे कि सर ये ऐसा ही है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। ये कैसा है? ये ऐसा ही है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है। हम फिर उसका फिजिकल स्टे नहीं देखेंगे। अब उसके फिजिकली दिन भले बाहर गुजर रहे हो, लेकिन हमारे नज़दीक ऐसा ही है कि उसके फिजिकल दिन कहाँ गुजर रहे हैं? सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान। ये भी आपको बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल टू काउंट डेज। रूल टू काउंट डेज। अच्छा, अभी रूल टू काउंट डेज ऐसा रूल है जो बड़ा आसान भी है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं। हालांकि दिन की काउंटिंग ये तो 4-5 क्लास के बच्चे भी ठीक कर लेते हैं, लेकिन अफसोस के साथ सीए के स्टूडेंट्स ठीक नहीं कर पाते हैं, गलती कर देते हैं। तो मैं डेज काउंट करने का तरीका आपको बता भी दूंगा, बता रहा हूँ अभी, और उसके बाद फिर हम सवालात देखेंगे जिसमें डेज की काउंटिंग आप लोग करेंगे और हम ये देखेंगे कि आप लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा भाई, रूल टू काउंट डेज। अच्छा, कितने दिन पाकिस्तान में है, कितने दिन पाकिस्तान से बाहर है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सर अब एग्जाम में ना डेट्स दी हुई होंगी। 25 सितंबर को आ रहा है, 10 मई को जा रहा है, कितने दिन हो गए? 25 सितंबर को आ रहा है, 10 मई को जा रहा है, ये कितने दिन हो गए? सर पता नहीं, कैलकुलेटर से तो कैलकुलेट नहीं होगा ये कैसे कैलकुलेट होगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि हर महीने में दिन कितने हैं। 31 डेज़ हैं, 30 डेज़ हैं, 28 डेज़ हैं। ठीक है, तो हमें काफ़ी सारी काउंटिंग अपनी फिंगर्स पर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि हर महीने में दिन कितने होते हैं। पता होगा आप लोगों में से बहुत से लोगों को, लेकिन बाहर तौर चूँकि ये सवालात सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मुझे बताना पड़ता है हर दफ़ा। अच्छा भाई, तो साल के तो हैं 365 दिन, जैसा मैंने आपको बताया, 365 डेज। और महीने कितने हैं? 12 महीने। अच्छा, अब हम चलते हैं जनवरी से। जैसे ही जनवरी के डेज काउंट करना शुरू करो, अपनी मुट्ठी को थोड़ी देर के लिए बंद करो। जैसे ही आप अपनी इस मुट्ठी को बंद करोगे तो आप ये देखोगे कि हर उंगली के पीछे एक हड्डी उभर रही है। ये 4 हड्डियां उभर रही हैं। तो ये पहली वाली जो उंगली है, जो शहादत की उंगली है, उसके पीछे जो हड्डी आ रही है उसको बोल दो ये जनवरी है। ये क्या है? जनवरी। तो जो हाँ, शहादत की उंगली आ गई, ये इंडेक्स फिंगर। तो ये क्या है? जनवरी। ये जो उभरी हुई हड्डी है ना, ये 31 डेज की हो गई है। कितने की है? 30। उभरी हुई हड्डी 31 डेज की। अब ये 2 हड्डियों के बीच में थोड़ी सी जगह बाकी ना, ये फरवरी है। जनवरी के बाद क्या आ गया? अब फेब तो हम सबको पता है 28 का होता है, 28 का दिन महीना होता है। ठीक होगी बात? 28 का महीना होता है। तो जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, उसके बाद क्या आएगा? मार्च। उभरी हुई हड्डी कितने दिन होंगे? 31। फिर अप्रैल 30, मई उभरी हुई हड्डी 31, जून 30, जुलाई उभरी हुई हड्डी, बेटा इधर फोकस, जुलाई उभरी हुई हड्डी 31 का महीना है, 31 डेज का महीना है। फिर जुलाई के बाद फिर अगस्त यहाँ से आ गया, जुलाई के बाद फिर अगस्त आ गया। अब सर जुलाई भी उभरी हुई हड्डी थी 31 डेज, फिर अगस्त भी उभरी हुई हड्डी 31 डेज। तो इसका मतलब जुलाई में भी 31 डेज होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। फिर सितंबर आया, सितंबर में कितने डेज?
30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 30। ये मैंने बता के अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आप लोगों को पता भी होगा लेकिन रिफ्रेश हो गया। अच्छा, अब 2-4 बातें मैं मजीद बता दूं। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं? 184 डेज। कितने होते हैं? 184 डेज। कुछ चीजें जहन में याद रख लो ताकि आसानी हो जाए। कुछ चीजें जहन में याद रख लो कि आसानी हो जाए। गिन भी सकते हो। अब ये देखो, एग्जाम के अंदर अगर तुम जुलाई से दिसंबर तक के दिन गिनोगे तो 2 मिनट तुम्हारे वेस्ट हो गए ना। कितने कीमती, क्या ख्याल है? मैं कहा सर एग्जाम में तो 1-1 मिनट कीमती है और उसके बाद फिर ऐसी वाहियात चीज के लिए 2 मिनट अगर हमारे लग जाए, इससे ज्यादा तो अफसोस की बात कोई नहीं है। तो हमने कहा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने दिन बनते हैं? 184 डेज। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम के अंदर यह सवाल आ गया कि 1 जुलाई को असलम भाई पाकिस्तान आ गए और 27 दिसंबर को छोड़ के चले गए। अब आप दिन गिन रहे हो। अब आपको पता है 1 जुलाई को पाकिस्तान आ गए, 27 दिसंबर को छोड़ के चले गए। अगर ये पूरे 31 दिन रहते तो कितने दिन होते? 184। अब कितने दिन पहले चले गए? 31 पाकिस्तान में ना रहे, 30 पाकिस्तान में ना रहे, 28 पाकिस्तान में ना रहे, 29 पाकिस्तान में ना रहे, तो 184 में से 4 दिन लेस कर दो। बात समझ आती है? मतलब ये भी कर सकते हो तुम हर महीने के दिन ऐड करो, ये भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी जहां शॉर्टकट इस्तेमाल हो सकता है वहां शॉर्टकट इस्तेमाल कर लो। लेकिन ये ध्यान में रखो कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक होते हैं 184 और 1 जनवरी से 30 जून तक कितने होते हैं? 181। 184 और 181 दोनों हाफ को मिलाओ तो कितने बन जाते हैं? 365। ये ऐसे मैंने आसानी के लिए कह दिया, आपको याद रखना और रख लेना, वरना अल्लाह पाक ने उंगलियां तो दी हैं आपको, उस पर कभी भी आप काउंटिंग करके चेक भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ आती है? चलो भाई। लेकिन सर अब हम ये दिन को काउंट करें कैसे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, जरा गौर से देखेंगे सब। ये रब कर दूं? चलो रहने देता हूँ, कुछ ना कुछ। सर दिन की काउंटिंग तो बड़ा मसला हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई बंदा पाकिस्तान से निकल रहा है और उसकी फ्लाइट है रात 10 बजे, यानी पूरा दिन तो उसने तकरीबन पाकिस्तान में गुजार लिया। तो ये वाला दिन कहाँ काउंट होगा? पाकिस्तान में काउंट होगा? क्वेश्चन मार्क। एक बंदा है, उसकी फ्लाइट है रात के 12:30 बजे की, 12:30 बजे पाकिस्तान से जा रहा है। कितने बजे जा रहा है? इसका मतलब उसने जो 12 बजे के बाद दिन शुरू हुआ उसने पाकिस्तान में सिर्फ कितना गुजारा? आधा घंटा। तो सर क्या वो वाला दिन काउंटिंग में लेना है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा सर आपने कहा पाकिस्तान में गुजारा, तो सर पाकिस्तान में तो जब वो प्लेन में बैठा होगा तब भी पाकिस्तान में गुजारा होगा। तो क्या करें फिर? दूरबीन लेके चेक करना शुरू करें कब प्लेन ने फ्लाइट उड़ान भरी। जैसे ही प्लेन के जो टायर हैं वो जमीन को छोड़ेंगे, इसका मतलब वो पाकिस्तान से चले गए। ऐसा करना होगा हमें। नहीं सर, हाँ फिर भी पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहेगा, तो हमने कहा सर ये उसूल चलेगा कैसे? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये उसूल कैसे चलेगा? अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली ये उसूल कैसे चलता है। प्रैक्टिकली ये उसूल चलता है, जब आप पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं तो एयरपोर्ट पर एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके आने पर और आपके जाने पर डेट टाइम स्टैम्प करता है। डेट स्टैम्प करता है, चलो टाइम नहीं भी करता हो तो डेट तो करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फ्लाइट है 12:30 बजे की, सुनना जरा गौर से सुनना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आपकी फ्लाइट है 24 आवर्स फॉर्मेट लिख लूं, सबको समझ आ जाएगा। रात के 12:30 की फ्लाइट है, ठीक है। और सर डे कौन सा है? डे मिसाल के तौर पर ये है 13 मई 2023, 13 मई 2023।
तो सर क्या अभी 13 मई 2023 काउंटिंग में लेंगे या नहीं लेंगे? अब देखो एग्जाम में सवाल आएगा तो वो तुमको फ्लाइट का टाइम तो नहीं बताएगा, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, सुनना गौर से। ऐसा नहीं हो मैं समझाऊं तुमको अच्छा कुछ बताने के लिए और तुम एग्जाम में कुछ गलत करके आ जाओ, ऐसा नहीं करना। एग्जाम में तो फ्लाइट का टाइम नहीं दिया होगा ना, एग्जाम में तो दिया होगा दिन, 13 मई को रवानगी हुई, तो उसूल ये है कि जिस दिन रवानगी हुई वो दिन काउंटिंग में आएगा। इसका मतलब कि 13 मई काउंटिंग में आएगा, और जिस दिन अराइवल हुआ वो दिन भी काउंटिंग में आएगा। अब चाहे आधे घंटे के लिए हो, चाहे 15 मिनट के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, चाहे 1 घंटे के लिए हो, यानी कि सर जिस दिन गए वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा, जिस दिन आए वो दिन भी पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। इसको पढ़ भी लो। Rule to count days an individual is present in Pakistan becomes vital when a person has frequent visits to or from पाकिस्तान। अगर किसी बंदे के फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं, पाकिस्तान से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए ये डेज की काउंटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। रूल 14 है इनकम टैक्स रूल्स में, रूल 14 दिया हुआ है इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स भी लॉ का पार्ट है, और जहां जहां फर्दर गाइडलाइन, फर्दर क्लैरिटी रिक्वायर्ड होती है तो उसमें रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। तो ये रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे। पार्ट ऑफ अ डे, पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा भी अगर सिटीजन या इंडिविजुअल पाकिस्तान में है, इंडिविजुअल दिन का कुछ हिस्सा भी अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में है तो वो क्या काउंट होगा? होल डे काउंट होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये 13 मई भले 12:30 के ऊपर रवाना हो रहा है, लेकिन ये 13 मई पूरा के पूरा डेज की काउंटिंग में पाकिस्तान में काउंट होगा? समझ आ रही बात? क्लियर है सबको? और अगर ऐसा हो रहा है कि 23:45 PM रात के 11:15 फ्लाइट पाकिस्तान में आ रही है, और वो दिन है 29 जून। पाकिस्तान में काउंट होगा नहीं होगा? हमने कहा सर ये भी काउंटेड इन और ये भी काउंटेड इन, डे काउंटेड इन पाकिस्तान। क्या बात समझ आ रही है? अब कोई लाख बहस करे सर बेचारा 11:15 तो आया है, 15 मिनट तो पाकिस्तान में रहा, आप उसका पूरा दिन काउंट करेंगे? हमने कहा जी काउंट करेंगे, रूल है, उसूल है। पार्ट ऑफ द डे इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बात बता दी। क्या बात बता दी? एग्जाम में आएगा तो ये करना। एग्जाम के अंदर फ्लाइटों के टाइम तो आएंगे नहीं, एग्जाम के अंदर तो ये आएगा कि इस दिन आया, इस दिन गया, इस दिन आया, इस दिन गया, इस दिन आया, इस दिन गया। तो जिस दिन आया वो दिन भी काउंटिंग में लोगे, और जिस दिन गया वो दिन भी काउंटिंग में लोगे। क्या ये बात समझ आ गई है? अब मैं कुछ बताने लगा हूं जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या है? अगर किसी बंदे की फ्लाइट 11:15 उतर रही है एयरपोर्ट के ऊपर, तो तुम्हें क्या लगता है 29 जून को पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर दाखिल हो सकता है? हो तो गया सर, एरोप्लेन में तो बैठा हुआ है, हाँ, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट्स क्या दाखिल हो गया? ऑन डॉक्यूमेंट्स दाखिल नहीं हुआ। अभी तो प्लेन में बैठा हुआ है, अभी तो प्लेन हिल जुल रहा है, अभी तो प्लेन ही सेटल नहीं हुआ 11:15 तो अभी तो प्लेन लैंड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जरा टैक्सी पे जा रहा है जरा, फिर प्लेन रुकेगा, अनाउंसमेंट होगी, पायलट थैंक यू करेगा, उसके बाद सर लोग उतरना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर लोगों को जल्दी होती है, लंबी लाइन लग जाती है, ठीक है, दरवाज़ा खुलने से पहले लंबी लाइन लग जाती है। उसके बाद फिर सर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, ठीक है, निकलते निकलते 15-20 मिनट 25 मिनट हो गए, फिर इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचे। तो जब इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचे तो डेट हो गई थी चेंज, और जब हम इमिग्रेशन काउंटर तक पहुँचे जिस पर स्टैंप लगना है, तो डेट चेंज हो गई थी, और डेट हो गई थी 30 जून हो गई थी। तो मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप किस डेट का लगेगा? 30 जून का लगेगा। तो
ऑन डॉक्यूमेंट मैं पाकिस्तान में कब आया? 30 जून को आया। तो फिर प्रैक्टिकली स्पीकिंग 29 जून काउंटिंग में नहीं। 29 जून तो किसी डॉक्यूमेंट पे आएगा ही नहीं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं आएगा ना। मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट तो मेरा पासपोर्ट है जिस पे ठप्पा लगेगा। उस पासपोर्ट पे जो ठप्पा लगा वो किस दिन का लगा? वो लगा 30 जून। तो प्रैक्टिकली जो टैक्स वाला देश काउंट करता है या हमारे पास जो एविडेंस होता है उसको देने के लिए वो पासपोर्ट के स्टैंप्स होते हैं। पासपोर्ट होता है कि भाई देखो मैं इतने दिन तो बाहर रहा। अच्छा कितने दिन बाहर रहा? ये स्टैंप लगा, इस दिन मैं आया हूँ, तो इससे पहले बाहर था। बात समझ आ रही है? लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये फ्लाइटों की टाइम तो नहीं बताया जाएगा ना। एग्जाम में तो बताया जाएगा इस दिन रवाना हुआ। अब भाई वो कितने बजे की भी फ्लाइट होगी, इतना पर्सनल नहीं हो रहा हम, सही है? कितने बजे की भी फ्लाइट होगी, इतने इस दिन को रवाना हुआ। अब भाई जिस दिन रवाना हुआ वो दिन काउंटिंग के अंदर हम ले लेंगे, या जिस दिन आ रहा है वो दिन भी काउंटिंग में हम ले लेंगे। जबरदस्त हो। इसमें कोई किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है? रूल टू काउंट डेज एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये बात तो कर ली हमने। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल, जिस दिन पाकिस्तान आया वो पूरा दिन काउंट होगा पाकिस्तान में। डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, वो पूरा दिन काउंट होगा। सर किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए आया था 3 हफ्ते के लिए, उसमें बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गई, 14 अगस्त आ गई, तो सर क्या 14 अगस्त का दिन काउंट करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल काउंट करेंगे। डे ऑफ लीव, या सर वो बीमार हो गया, किसी काम से आया था, ऑफिस के काम से आया था लेकिन वो बीमार हो गया, तो क्या वो डे काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे। A day that an individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike, lockout or delay in receipt of supplies. अब सर वो किसी काम के लिए आया था लेकिन खान साहब ने इलेक्शन डिले करने की एहतजाज में शहर ब्लॉक कर दिया। अब क्या करें सर? ऑफिस जा नहीं पा रहा, सब काम धंधे बंद हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, क्या करें? तो सर वो क्या वो डे हम रेजिडेंशियल स्टेटस की काउंटिंग से बाहर निकाल दें? मैंने कहा नहीं इतना फील नहीं कर रहे, आ गया पाकिस्तान में, अब ये डे काउंट होते रहेंगे सर। ठीक होगी बात? स्ट्राइक है, लॉकआउट है, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज है, कोई भी रीजन। अ हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सर कोई फॉरेनर था, आया तो 3 हफ्ते के लिए था काम पे, लेकिन उसने कहा जब पाकिस्तान आया हूँ तो ज़रा नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, और सर उसने 1 हफ्ता वहाँ पर हॉलीडे स्पेंड किया। तो सर क्या अब ये भी आप डे की काउंटिंग में लेंगे क्या? हमने कहा बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे? तो ये अगर कोई हॉलीडे उसने स्पेंड किया और पाकिस्तान में अपना स्टे बढ़ा दिया, भले कोई काम किया नहीं किया, ये हमारी भला से फिजिकली प्रेजेंट है, हाँ है, डे की काउंटिंग में आएगा। ये रूल याद होना चाहिए। पार्ट ऑफ द डे दैट, और 1-2 दफा पढ़ोगे याद हो जाएगा। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज द होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, डे ऑफ डिपार्चर इन पाकिस्तान, डे ऑफ पब्लिक हॉलीडे, डे ऑफ लीव, डे in which an individual's activity is suspended due to strike, lockout, delay in receipt of supplies, day spent in Pakistan wholly for the reason of holiday, during, before or after the stay। ठीक है, ये चीज़ें याद आपको करनी होंगी, इसको 3-4 दफ़ा आप पढ़ोगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। आखिरी वाला पॉइंट मैं मंडे को समझाऊंगा, अभी इसको रीड कर लेते हैं। अ डे इन पाकिस्तान solely by reason of being in transit does not count as a day present in। अगर पाकिस्तान में कोई दिन ऐसा गुजरा है कि वो ट्रांजिट डे था, क्या था? ट्रांजिट डे था, तो फिर वो पाकिस्तान की काउंटिंग में नहीं आएगा। जब कभी एग्जाम के अंदर इस पॉइंट की एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी तो एग्जामिनर साफ साफ लिख के दे देगा कि ये 30 जून वाला जो डे था वो स्पेंट इन पाकिस्तान सोली बाय द रीजन ऑफ ट्रांजिट। जब एग्जामिनर खुद मुंह से चीख कर लिख के दे दे कि 30 जून का दिन है और स्पेंट इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, तो क्या उसको काउंटिंग में लोगे? उसको काउंटिंग में नहीं लोगे। अब इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट के 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब मैं आज बताऊंगा, एक मंडे को बता दूंगा। सिंपल मतलब, मिसाल के तौर पर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया से यूएस जा रहा है और जिस फ्लाइट में जा रहा है वो इतनी लंबी फ्लाइट है
कि वो कई सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर रुकेगी, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए रुकेगी ना। तो पाकिस्तान में भी रुकी और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उसको स्टे करना पड़ गया, 8 घंटे का, 10 घंटे का स्टे करना पड़ गया। तो क्या उसने पाकिस्तान में स्टे किया? फिजिकली तो स्टे किया, बाकी बातें करेंगे मंडे वाले दिन। फिजिकली तो स्टे किया, लेकिन क्या वो दिन पाकिस्तान की डेज की काउंटिंग में आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि सर वो एयरपोर्ट पर टेम्परेरी स्टे है और फिर अगली फ्लाइट से उसने उड़ जाना है। वो कोई पाकिस्तान में कोई काम धंधा करने के लिए नहीं आया बाबा। डे स्पेंट इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट। ठीक है, खैर इसका ये एक मतलब निकलता है जो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। ये भी मतलब निकल सकता है लेकिन इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। इसका एक और मतलब भी होता है, वो मैं मंडे को बताऊंगा, उस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपके लिए आसानी क्या है, एग्जामिनर जब भी ये वाला पॉइंट देगा, एग्जामिनर आपको बता देगा कि ये 15 मई या ये 30 अप्रैल वाला जो दिन था, ये स्पेंट इन पाकिस्तान सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, तो उसको काउंटिंग में लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात समझ आ गई? इसका मतलब अब आप चैंपियन हो गए डेज की काउंटिंग में। अब आप लोग क्या हो गए? चैंपियन हो गए, चैंपियन हो गए। तो अब ज़रा एक आध ज़रा डेज की काउंटिंग के सवाल भी देख लें, क्या क्या ख्याल है। डेज की काउंटिंग का एक आध सवाल देख लेते हैं बेटा। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 11 में ये जो क्वेश्चन नंबर 2B आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2B, मिस्टर विलियम डी नायरो, नजर आ रहा सबको? मिस्टर विलियम डी नायरो। अच्छा भाई, अब ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि मिस्टर विलियम डी नायरो पाकिस्तान आए, पीटीवी में जॉब की उन्होंने, उनको ये सैलरी मिली, वो सैलरी मिली। अब जो सैलरी मिली, जो बेनिफिट मिले, वो अभी हमारे किसी काम के नहीं। हमारे काम की क्या चीज़ है? हमारे काम की ये चीज़ है कब आए, कब गए, कब आए, कब गए, कब आए, कब गए। बात समझ आ रही है? और हमें ये निकालना है कि मिस्टर विलियम डी नायरो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। मिस्टर विलियम डी नायरो रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। आपके सामने ये कहानी लिखी हुई है, उसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ ये है बेसिक सैलरी इतनी कमाई, अकोमोडेशन मिला, पीटीवी ने उनको कंपनी कार दी, हमारी भला से। हमारे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कब आए और कब गए। तो ज़रा उन डेट्स पर फोकस करते हुए, क्या आप में से हर एक बंदा ये बता सकता है मुझे कि मिस्टर विलियम डी नायरो 20X8 में रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे? ज़रा जल्दी से कैलकुलेट कर लो बेटा, शुरू हो जाए। बुक शेयर कर ले, कोई नहीं है? ऐसे ना करो आप लोग यार। हैंड आउट 1 का PDF मैंने सेलफोन पे भी तो सेंड किया था। मैंने हैंड आउट 1 का PDF सेलफोन पे भी तो सेंड किया था। जी बेटा, सेलफोन पे सेंड हुआ था। अभी भी, आज भी भेजा है, मिस इकरा ने आज भी भेजा है, अभी भी भेजा हुआ है मिस इकरा ने। खोल लो उसको, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11। बातें नहीं होंगी बेटा, इज्तिमाई सॉल्यूशन नहीं करना है हमने। अच्छा बेटा फरीदा, आपका जो क्वेश्चन है मुझे नहीं समझ आया। इज दिस नेसेसरी टू मेंशन इन द आंसर दैट एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड एट लीस्ट 90 days बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स ईयर एंड ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम FBR? किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका ये सवाल है बेटा, मुझे ज़रा क्लियर करें। मिस्टर नायरो इज़ अ रेजिडेंट, ये खातून का आंसर है नायरो इज रेजिडेंट। बेटा मैंने ये तो पूछा ही नहीं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट है, मैंने पूछा इसके डेज कितने हैं, डेज कैलकुलेट करना है आपने। ये देखें, ये 1.5 शेयर कर दिया आपने, ऐसा नहीं चलेगा।
डेज काउंट करने हैं, डेज आपने काउंट करने हैं। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जा रहा है, खत्म हो रहा है टाइम क्लास का। तो बेटा आपने जो डेज काउंट किए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है डेज। मैंने इसीलिए आपको कहा डेज बताएं मुझे। डेज हो गया, हो गया बेटा, सबका हो गया बेटा। ज़रा मुझे डेज बता दो बेटा जल्दी जल्दी। एक आंसर आता 187, दूसरा आता 186, एक खातून का ऑनलाइन आंसर आया 247। और बताओ इसके अलावा किसी का आंसर आया बेटा? इसके अलावा जिसका आंसर आया मुझे बता दो। करो करो जल्दी करो। वन 186 कह रहे हैं हजरात, कह रहे हैं 186। और बताएं भाई, और बताएं, और किसी का डिफरेंट आंसर हो तो, कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आए। आंसर आया है इसके अलावा कोई तो बताओ, वरना खामोश रहो। 260, 262। और किसी का आंसर? और किसी का? जल्दी बताओ। 196 तो लिखा हुआ है ना मेरे बच्चा, 186 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको 186 आया सो इट्स ऑन द बोर्ड। कोई नया आंसर है तो मार्केट में लेकर आए। खवातीन ने कैलकुलेट नहीं किया किसी ने भी? क्या आंसर है बेटा आपका? क्या आंसर है बेटा? 183। तो ये नया आंसर नहीं बताया ना, 183। और कोई इनोवेशन? अभी देखते हैं ना, सॉल्व करूँगा। और कोई आंसर? आप बताओ क्या है आपका? 186। सबका चारों का सेम आया होगा? चारों का सर बाहमी मुशावरत से मजलिस शूरा के इजलास में ये तय पाया है कि 186 आंसर। 180, 183। अच्छा भाई, अब देखते हैं कि ठीक आंसर है कौन सा। आंसर देखते हैं और उसके बाद फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बात होगी हमारी। अच्छा भाई, बात नहीं बेटा। मिस्टर विलियम De Niro signed a contract with PTV to assist in making a film on the wildlife sanctuaries in Pakistan. Under the terms of contract, Mr. Niro was to stay in Pakistan for a period of 1 year, 3 months and 21 days. He landed in Pakistan on 29 अगस्त 2007 को लैंड हुए। तो क्या ये दिन काउंट होगा? According to the terms of employment, blah blah blah, benefit मिल गया उसको। Mr. Nairo was also responsible to, as a part of his deal, बेटा प्लीज बात नहीं, to provide training to PTV staff abroad and was responsible to finalize training course in Italy and France. PTV crew left, तो उन्होंने कहा भाई ट्रेनिंग श्रेनिंग कराने के लिए बाहर भी ले जाएंगे हम मिस्टर नायरो को। तो पूरे क्रियो के साथ उन्होंने कब उड़ान भरी? PTV crew left for offshore training on 15 दिसंबर 2007। इसका मतलब 29 अगस्त से वो कब तक प्रेजेंट रहे? 15 दिसंबर 2007। ये उनका एक पीरियड ऑफ स्टे था। एंड द ट्रेनिंग स्टार्टेड, और बाहर ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। हमारी बला से कभी भी स्टार्ट हुई, अब वो बाहर चले गए तो अब हमारी नज़रों से दूर हो गए, हमें टेंशन नहीं है। वापस कब आए? मिस्टर नायरो रिटर्न टू पाकिस्तान विद हिज क्रू ऑन 14 अप्रैल 2008। हमने कहा सर वो वापस आ गए 14 अप्रैल 2008 को। अच्छा, फिर कब तक रहे? हमने कहा सर फिर रहते रहे,
लेकिन फिर साल कब खत्म हो गया? 30 जून को टैक्स ईयर खत्म हो गया। 30, और हम तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं टैक्स ईयर का, और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी यही है, ये बता दो कि उनका टैक्स स्टेटस क्या है फॉर टैक्स पर्पसेस इन टैक्स ईयर 20x8। तो 20x8 कब खत्म होता है? 30 जून पे खत्म हो गया। हमने कहा सर अब दिन गिनने उंगलियों पे, अब उंगलियों पे डेज गिनने, ठीक है भाई, उंगलियों पे डेज गिनने हैं। आओ गिनते हैं। अगस्त के कितने दिन? 29, 30, 31। अगस्त के कितने? सितंबर के? अक्टूबर के? नवंबर के? दिसंबर के? जरा इनको सम करो। जिस दिन गया है क्या वो काउंटिंग में आएगा? अभी तो इतनी बड़ी बात हुई, इतनी बड़ी बहसबाजी क्यों हुई थी? तो जब वो 15 दिन बाद पाकिस्तान से ही चला गया तो फिर तो टोटल किया कितने बने? 109 दिन। गुड। अप्रैल के कितने दिन लिए? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 30 दिन का महीना है। अब बच्चों ने क्या किया? 30 दिन का महीना है सर, 14 को आए, 30 - 14, 16 कर लिया उन्होंने। ये भूल गए जब तुम 30 - 14 करोगे तो उसमें 14th वाला दिन भी लेस हो जाएगा, जबकि 14th वाला दिन तो काउंटिंग में लेना है। ठीक है, तो अगर किसी ने 30 - 14 किया तो उसका गलत हो गया, उसके 16 दिन आ गए होंगे, जबकि ये 17 दिन रहा अप्रैल के महीने में, क्योंकि 14th वाला डे भी काउंट होगा। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए? 17। अप्रैल के बाद आता मई में कितने दिन? 31 और जून में 30। जरा बताओ। 78। तो बने कितने? 187। तो रेजिडेंट है, बिल्कुल है, लेकिन डेज है 187। तो बेटा ये डेज की काउंटिंग में मिस्टेक ना होने पाए, जरा देख लो। डेज की काउंटिंग, ठीक है बेटा। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है। मंडे को क्या डेट पड़ेगी? मंडे से पहले वाली रात ताक़रात तो नहीं है? बस ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती है 10:30 बजे। जो हमने पढ़ा उसको ज़रा याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, और फिर आगे हम इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।